चले शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने, अच्छा, अर्थ मैग्नेटिज्म शुरू करना है ना। चले शुरू करते हैं जियोमैग्नेटिज्म के बारे में। जियोमैग्नेटिज्म आज की पूरी क्लास इसी के बारे में रहेगी। जैसा कि मैंने कल बोला था आप लोगों को कि हम लोग जो है 3 टॉपिक बचे हुए हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं जियोमैग्नेटिज्म। इसका पूरा कहानी यह है कि पूरी अर्थ पर नेचुरली अपने आप एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। अर्थ पर अपने आप एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है कि वो कैसे बना है तो कोई नहीं जानता, मगर साइंटिस्ट लोगों का ये मानना है कि अर्थ के अंदर बहुत सारे मेटल हैं जो कि मोल्टन स्टेट में है, पिघले हुए कंडीशन में है, और वो पिघले हुए मेटल लगातार फ्लो हो रहे हैं। अर्थ के अंदर बहुत सारे मेटल पिघले हुए कंडीशन में है, और पिघले हुए मेटल क्या कर रहे हैं, अंदर अंदर फ्लो हो रहे हैं, और उनके पिघले हुए मेटल के फ्लो होने से अर्थ के ऊपर एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया है। ये रीजन बताया गया बुक्स के अंदर। तो अगर रीजन कोई पूछे तो आप बोल सकते हैं कि मोल्टन मेटल फ्लो है इसलिए हो रहा है। वैसे रीजन कोई पूछेगा नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कि अर्थ पर नेचुरली एक छोटा सा फील्ड अवेलेबल है। अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, पूरी अर्थ पर मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी कर लिया। पूरी अर्थ पर कहाँ पर क्या वैल्यूज हैं, क्या डायरेक्शन है, क्या एंगल है, सब उन्होंने स्टडी कर लिया। और स्टडी करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हुई है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन हमें समझाने के लिए थ्योरी डेवलप कर ली गई है, एंड द थ्योरी इज कॉल्ड जियो मैग्नेटिज्म। और वही मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फिर सुन लें, अर्थ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने आप है, नेचुरली है। साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी कर लिया कहाँ पर वैल्यू क्या है, कहाँ पर किस डायरेक्शन में है, क्या एंगल शेंगल है, सब पढ़ लिया उन्होंने। और सब जो उनको मिला है, रिजल्ट जो मिला है स्टडी करने के बाद, उसको हमें समझाने के लिए थ्योरी डेवलप कर ली गई है, जिसको हम बोलने जा रहे हैं जियोमैग्नेटिज्म। मैं यहाँ पर एक डायग्राम आपको बनाने जा रहा हूँ। पहले आप उस डायग्राम को देखेंगे, मेरे साथ साथ समझेंगे। तो उस डायग्राम से जो भी कंक्लूजन निकलेंगे उसको हम एक लिस्ट बना के देंगे। वो लिस्ट भी याद कर लेंगे तो भी आपके सारे सवाल बन जाएंगे। इन मैं चाहता हूँ कि लिस्ट को लिखने के पहले दिखाया जाए कि क्यों लिखा जा रहा है वो सब। ठीक है, एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, आप लोग बाद में बनाइए उसको। एक बात, दूसरी बात, जब आप अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के सवाल करेंगे तो वहां पर अक्सर दो शब्द चलेंगे। एक शब्द होगा मैग्नेटिक, एक शब्द होगा ज्योग्राफिकल। जैसे कि एक होगा ज्योग्राफिकल पोल, एक होगा मैग्नेटिक पोल। एक होगा ज्योग्राफिकल एक्सिस, एक होगा मैग्नेटिक एक्सिस। एक होगा ज्योग्राफिकल इक्वेटर, एक होगा मैग्नेटिक इक्वेटर। एक होगा ज्योग्राफिकल मेरिडियन, एक होगा मैग्नेटिक मेरिडियन। तो हर चीज में क्या चल रहा है, दो शब्द चल रहे हैं, ज्योग्राफिकल एंड मैग्नेटिक। तो हमें डिफरेंस जानना जरूरी है। डिफरेंस दिखाने के लिए मैं जानबूझ करके ज्योग्राफिकल चीजों को मैं ब्लैक कलर से शो करूंगा, और मैग्नेटिक चीजों को मैं जानबूझ करके ब्लू कलर से शो करूंगा। सबसे पहले ज्योग्राफी की बात करते हैं, मैग्नेट की बात बाद में करेंगे। ज्योग्राफी के बारे में भी क्या क्या जानकारी आपको चाहिए वो सब बोलता हूँ, सुने और समझें। जैसा कि आप जानते हैं अर्थ को क्या माना गया, स्फेरिकल माना गया। ये हो गया अपना स्फेरिकल अर्थ। सबसे पहले ज्योग्राफी की बात करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, ये हो जाएगा अपना ईस्ट, ये वेस्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा नॉर्थ, और ये हो जाएगा साउथ। यूं मान लीजिए अपना ग्लोब हो गया, अर्थ हो गया। सबसे पहले ज्योग्राफिकल डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये हो जाएगा। हमने सुना है कि अर्थ जो है वो लगातार एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, अर्थ का रोटेशनल एक्सिस। इसके अबाउट अर्थ लगातार ऐसे रोटेट कर रहा है, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस। क्या बोल देंगे इसको, ज्योग्राफिकल एक्सिस बोल देंगे। दिस इज योर ज्योग्राफिकल एक्सिस। ठीक है, ये अर्थ का सेंटर हो जाएगा। अर्थ के ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर सबसे बड़ा सर्कल जो कि अर्थ को घेरता है उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इक्वेटर। ओबियसली जो ज्योग्राफिकल इक्वेटर होगा कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर आपको इसको विजुलाइज करना है तो यूं समझ लीजिए, जैसे वो क्रिकेट की जो बॉल होती है ना, उसमें जो सिलाई वाला पोर्शन है, धागे वाला पोर्शन, तो वो धागे वाला पोर्शन क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। तो क्या हो गया, ज्योग्राफिकल एक्सिस, और ये क्या हो गया, ज्योग्राफिकल इक्वेटर हो जाएगा। अर्थ का जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है वो अर्थ सरफेस को दो जगह इंटरसेक्ट करता है, उनको बोलते हैं ज्योग्राफिकल पोल्स। ये ज्योग्राफिकल पोल है, ये भी ज्योग्राफिकल पोल है। ये नॉर्थ साइड का है तो उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल साउथ पोल। थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, तो ये हो जाएगा, एंड दिस इज ज्योग्राफिकल साउथ पोल। बिल्कुल सही बात, ये हो जाएगा। अर्थ जो है अगर मैं इसको दो हाफ में काट दूं, अर्थ को अगर मैं दो हाफ में काट दूं, दिस अपर हाफ इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस लोअर सेक्शन इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर। ऊपर वाला जो आधा गोला है वो क्या हो गया, नॉर्थ साइड का आधा गोला बोले तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि एसएचएस को बोल देते हैं। एनएचएस और एसएचएस स्टैंडर्ड टर्म्स है, हमारे सवाल में आएगी। एक ऑब्जर्वर एनएचएस में है तो आपके दिमाग में आना चाहिए ऑब्जर्वर कहाँ पर है, ऊपर वाले हाफ में। एक ऑब्जर्वर एसएचएस में है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है वगैरह वगैरह कुछ बोलेगा। तो अगर मैंने बोला ऑब्जर्वर एसएचएस में है तो आपको दिखना चाहिए कि वो कहाँ पर है, लोअर हाफ में रहेगा। अर्थ की ज्योग्राफी के बारे में हमें इतनी ही जानकारी की जरूरत है जो कि आपको याद होनी चाहिए। फाइनल करते हैं।
अर्थ का ये अपना अर्थ हो गया। सबसे पहले ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ज्योग्राफिकल एक्सिस, ज्योग्राफिकल इक्वेटर, दिस इज एनएचएस एंड दिस इज एसएचएस। बस इतना याद होना चाहिए ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी ये हो गया। अब आते हैं मैग्नेट के बारे में। ध्यान दीजिए, अर्थ की सरफेस पे अपने आप एक नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। उसको समझाने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने अर्थ के अंदर एक मैग्नेट दबा हुआ मान लिया है। अर्थ के अंदर ऐसा कोई बार मैग्नेट दबा हुआ नहीं है, बस समझाने के लिए मान लिया है। तो अर्थ के अंदर जो बार मैग्नेट दबा हुआ माना गया है वो कुछ इस तरह से माना गया है कि यस, अर्थ के अंदर इस तरह का बार मैग्नेट दबा हुआ मान लिया है। अगर ये बार मैग्नेट दबा हुआ मान लिया तो आप देख रहे होंगे ये दोनों क्या हो जाएंगे, ज्योग्राफिकल पोल की मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल ये आपके ज्योग्राफिकल पोल थे जो मैं प्लेग से दिखा रहा था। अब मैं किसके बारे में आ चुका हूँ, मैग्नेट के बारे में। दीज आर मैग्नेटिक पोल। और कुछ नोटिस किया क्या, जिधर ज्योग्राफी का नॉर्थ पोल था उधर मैग्नेट का साउथ पोल। तो सेम चल रहा है कि उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा चल रहा है। तो उन्होंने अंदर इस तरह का बार मैग्नेट दबा हुआ मान लिया है। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए। आप देख रहे हैं बार मिनट उन्होंने कैसे माना है, क्या अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मांगा है, कुछ अलग माना है, कुछ अलग माना है। तो ये कोई तुकबाजी नहीं है, एक्सपेरिमेंट के बेस पे माना गया है। कारण उन्होंने जब पूरी जगह में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मेजर किया तो उनको बेस्ट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नहीं मिला। उनको बेस्ट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिला, यहाँ पर। और शायद बेस्ट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होता है, क्या पोल्स के पास होना चाहिए ना, यस। तो उनको जब एक्सपेरिमेंट के दौरान बेस्ट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मिलता तो शायद वो मैग्नेट को यूं मान लेते, लेकिन उनको बेस्ट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिला, यहाँ मिला। तो जहां बेस्ट मैग्नेटिक फील्ड मिला, क्या वही मैग्नेटिक पोल्स होने चाहिए, यस। इसीलिए मेक श्योर मैग्नेट को कैसा माना गया है, एकदम नॉर्थ साउथ की तरफ, या थोड़ा सा अलग माना है, थोड़ा सा अलग माना है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, मैग्नेटिक पोल्स हो गए। मैग्नेटिक पोल्स को मिलाने वाली लाइन ये आपकी मैग्नेटिक एक्सिस हो जाएगी। और मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर सबसे बड़ा सर्कल जो अर्थ को घेरेगा दैट विल बी मैग्नेटिक इक्वेटर। यानी ये क्या हो जाएगा, आपका मैग्नेटिक इक्वेटर हो जाएगा। तो आराम से देख लीजिए, ब्लैक वाली चीज सब क्या है, ज्योग्राफिकल, और ब्लू वाली चीज सब क्या है, मैग्नेटिक चीजें हो जाएगी। और अब देखो कितना अच्छा हो गया है ना। ये क्या होगा, ज्योग्राफिकल पोल्स, ये दोनों क्या है, मैग्नेटिक पोल्स। ये क्या है, ज्योग्राफिकल एक्सिस, और ये क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस। ये है ज्योग्राफिकल इक्वेटर, और ये क्या है, मैग्नेटिक इक्वेटर। सब चीजें मेरे पास डबल डबल चल रही हैं, ये हो गया। आप देख रहे हैं कि दोनों एक्सिस कॉन्साइड कर रहे हैं कि कुछ अलग चल रही है, कुछ अलग चल रही है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस बताया गया वो है करीब 11.5 डिग्री के आसपास। बुक्स में मेंशन है कि इनके बीच का जो एंगल है वो 11-12 डिग्री के आसपास चलता है। और वो भी लगातार फिक्स नहीं है, वो भी पूरे ईयर में मौसम के हिसाब से, सीजन के अलग अलग टाइमिंग में वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। मगर जो चेंजेस बताया गया वो ऐसा ही है, 11.2, 11.4, 11.5, 11.8, ऐसा ऐसा चलता है। कुल मिला के ये जो एंगल वो 11-12 डिग्री के आसपास चलता है। यानी मैंने रफली क्या बोल दिया, 11.5 बोल दिया। ऐसा नहीं कि चेंज होगी, कोई 28 डिग्री हो जाएगा या 22 हो जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ 11-12 के आसपास है। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, 11.5। बोलिए, दोनों एक्सिस कॉन्साइड कर रहे हैं कि कुछ अलग चल रही है, कुछ अलग चल रही है। और कितना अलग चल रही है, करीब 11.5 डिग्री का अलग चल रहा है, वेरिएशन चल रहा है। मेरे ख्याल से 11.5 तो छोटा एंगल होता है। और अगर 11.5 छोटा एंगल होता है तो बताइए क्या रफली दोनों एक्सिस को कॉन्साइड माना जा सकता है, रफली। तो हम बोल सकते हैं रफली दोनों एक्सिस कॉन्साइड कर रही हैं, रफली दोनों इक्वेटर भी कॉन्साइड कर रहे हैं, रफली। लेकिन प्रिसाइजली बात करें तो ये लोग कॉन्साइड नहीं करेंगे, सब में 11.5 का डिफरेंस चल रहा है, यस। अब एग्जामिनर हमसे रफ आंसर मांग रहा है कि प्रिसाइज आंसर मांग रहा है, ये ऑप्शन की डिजाइन देख के हमें खुद समझ में आ जाएगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे कभी पूछा कि अर्थ का फील्ड किधर होता है, ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ साउथ, तो हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ साउथ। हम लोग हमेशा बोलते हैं ना अर्थ का फील्ड किधर होता है, नॉर्थ साउथ। आज जाके मुझे पता लग रहा है ना, अर्थ का फील्ड क्या वाकई में नॉर्थ साउथ है या कुछ अलग चल रहा है, कुछ अलग चल रहा है। कितना अलग चल रहा है, 11.5 अलग चल रहा है। तो अर्थ का फील्ड नॉर्थ साउथ होता है, ये रफ आंसर है। और प्रिसाइज आंसर क्या है कि अर्थ का फील्ड नॉर्थ साउथ नहीं होता, नॉर्थ साउथ हल्का सा 11.5 के आसपास अलग चलता है, ये प्रिसाइज आंसर है। तो मुझे ऑप्शन में देख करके पता लग जाएगा। अगर ऑप्शन में प्रिसाइज ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं तो रफ ऑप्शन बोल के काम चलाएंगे। और अगर प्रिसाइज ऑप्शन है भी है और रफ भी है तो क्या फिर बेस्ट आंसर देना पड़ेगा, यस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पूछा अर्थ का फील्ड होता है और दो ही ऑप्शन है आपको, ईस्ट वेस्ट की नॉर्थ साउथ। क्या आंसर हो जाएगा, नॉर्थ साउथ। और मैंने बोला ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या नॉर्थ साउथ से हल्का सा अलग रहेगा, तो फिर बेटर आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ साउथ से हल्का सा अलग रहेगा। सुन लिया आपने। तो इस तरह से आपको खुद ही पता लग जाएगा कि मुझे रफ आंसर से काम चलाना है कि प्योर आंसर देना है, ऐसा आपको पता लग जाएगा। जैसे कई बुक्स में क्वेश्चन है कि वो कंपास का निडल किस तरफ देखेगा, बोलिए कंपास का निडल किधर देखता है, नॉर्थ की तरफ। अब ऑप्शन है कि ट्रू नॉर्थ या थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा अलग। तो ये ट्रू नॉर्थ बोलना, हम बोलते हैं ना कंपास निडल की देखता है, चार ऑप्शन दूंगा, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, की नॉर्थ की तरफ, की साउथ की तरफ, तो अपन क्या बोलते हैं, नॉर्थ की तरफ देखता है। लेकिन आज पता लग रहा है कंपास का निडल ट्रू नॉर्थ देखता है कि थोड़ा सा अलग देखता है, थोड़ा सा अलग देखता है। क्योंकि अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड ही तो सारे खेल के लिए जिम्मेदार है ना।
ज्योग्राफी थोड़ी सारे खेल के लिए जिम्मेदार है, सारा खेल कौन ऑपरेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड खुद ही ट्रू नॉर्थ की तरफ नहीं है, बल्कि वही थोड़ा सा अलग चल रहा है। तो मेक श्योर हर चीज में क्या होना है, थोड़ा सा अलग चलना पड़ेगा, ये रहेगा। ठीक है, ये 12 मिनट अंदर दबाव मान लिया। अब दबाव मांग लिया तो आपने पढ़ा था एक बार सत्यनारायण के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा था कि 12 मिनट के अंदर अंदर फील्ड क्या होता है, सत्य से नारायण, और बाहर बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल, याद आ गया। ये रहा तुम्हारा 12 मैग्नेट, ये रहा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये रहा मैग्नेटिक साउथ पोल। मैं लाइन ऑफ फोर्स बनाने जा रहा हूं ताकि मैं आपको जगह जगह सारे कंपोनेंट बता सकूं। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ लाइंस बनेंगी। ये देखिए मैंने क्या बना दी, लाइन ऑफ फोर्स बना दी है। और मैंने क्लियरिटी के लिए दो ही लाइन ऑफ फोर्स बनाई है, लेकिन आप ये मत समझिए दो हैं, चारों तरफ से मानिए अर्थ को लाइन ऑफ फोर्स ने घेर रखा है। इमेजिन ऐसा कर लो ना, ये रहा ग्लोब दिमाग में, ये रहा ग्लोब अर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यूं समझिए नीचे से लाइन निकल रही है ऊपर मर्ज हो रही है, नीचे से लाइन निकल रही है ऊपर मर्ज हो रही है, तो चारों तरफ से लाइनों ने घेर रखा है अर्थ के ग्लोब को। सोचिए चारों तरफ से, यूं इमेजिन को रेज ने घेर रखा है, रेज निकल रही है नीचे से, रेज निकल रही है ऊपर मर्ज हो रही है, नीचे से रेज निकल रही है ऊपर मर्ज हो रही है। चारों तरफ से अर्थ को क्या कर रखा है, रेज ने घेर रखा है। और रेज कहां से निकल रही है, नीचे से निकल रही है और ऊपर में मर्ज हो रही है, नीचे से निकल रही है ऊपर में मर्ज हो रही है। फिर सवाल बनता है, बोले नीचे से रेज क्यों निकल रही है, क्योंकि नीचे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ऊपर मैग्नेट का साउथ पोल है। तो हम लोगों ने सीखा था कि जो लाइन ऑफ फोर्स होती है वो कहां से कहां होती है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकल के मैग्नेट के साउथ पोल। तो इस तरह से रेस निकल रही, मतलब लाइन ऑफ फोर्स निकल रही। ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स मैंने बना दिया। मैंने सुना है कि लाइन ऑफ फोर्स पे कहीं भी अगर टेंजेंट बनाते हैं तो उस समय फील्ड की डायरेक्शन पता लगती है। तो हम लोग जगह जगह टेंजेंट बना करके फील्ड की डायरेक्शन पता करने जा रहे हैं। आइए, इसे मान लीजिए मैंने कहा, तुमने बोला यहाँ बताओ क्या फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, टेंजेंट बनाता हूँ। ये टेंजेंट बना दिए, टेंजेंट बनाए तो बी अर्थ की डायरेक्शन हो गई, बीई मतलब बी अर्थ की डायरेक्शन। ये जो बी यहाँ पे आया मैंने उसके जानबूझ के दो कंपोनेंट्स कर दिए हैं। इसको मैंने बोल दिया बी हॉरिजॉन्टल और उसको बोल दिया बी वर्टिकल। अब ऐसा क्यों किया उसका कारण सुने। ये लीजिए, ये पेन, अपना रूम, ये रहा जमीन, ये रहा अपना पेन। और ये पेन अभी कैसा है, वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। और अभी तो मैं समझ गया, जब कोई चीज हर सरफेस के पैरेलल होती है तो आप उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हो, और जब कोई चीज हर सरफेस के परपेंडिकुलर होती है तो आप उसको क्या बोलते हो, वर्टिकल। ऐसा मैं समझ गया। और समझने के बाद अभी जरा इसमें आ जाओ। अर्थ में इस जगह पे मैंने बी अर्थ की डायरेक्शन आपको बता दी, ये रहेगी। आपने नोटिस किया यहाँ पे जो बी अर्थ बना था ना इस जगह, वो यहाँ की जमीन के, अब इस जगह की जमीन ये अपना रूम नहीं है, इस जगह की जमीन कौन सी, ये वाली। ये जो यहाँ बी अर्थ बना था वो यहाँ की जमीन के पूरा ना तो पैरेलल था ना पूरा परपेंडिकुलर था। तो मैंने उसके जानबूझ के ऐसे दो टुकड़े किए कि एक टुकड़ा कंफर्म यहाँ की जमीन के पैरेलल है और एक टुकड़ा कंफर्म यहाँ की जमीन के परपेंडिकुलर है, जानबूझ के ऐसे दो टुकड़े किए। और अभी भी आपने क्या बोला कि जो टुकड़ा जमीन के पैरेलल होगा उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और अभी आपने बोला जो चीज जमीन के परपेंडिकुलर उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। और देखो, तुमने बोला यार यहाँ बताओ, ठीक है, मैंने यहाँ पे टेंजेंट खींच दी तो ये बी आया, यहाँ पे ये बी की डायरेक्शन आ गई। अरे यहाँ जो बी बना है क्या वो यहाँ की जमीन के अपने आप ही पूरा पैरेलल हो रहा है, अपने आप ही पूरा पैरेलल हो रहा है, मैंने तो जानबूझ के नहीं बनाया, अपने आप ही पैरेलल है। और अगर ये पूरा ही पैरेलल है तो क्या पूरा ही बीएच है। और अगर कोई चीज पूरी हॉरिजॉन्टल है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, जीरो होगा। ठीक बात है, यहाँ पे आइए, यहाँ पर टेंजेंट यू बन जाएगा, एक कंपोनेंट यू हो जाएगा और एक कंपोनेंट शायद यू हो जाएगा। दिस विल बी बीई, दिस विल बी बी एच एंड दिस विल बी बी वर्टिकल। आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, यस। यहाँ पर जो मैं बी बनाऊंगा वो यहाँ की जमीन के ना तो पैरेलल था ना परपेंडिकुलर, उसके दो कंपोनेंट कर दिए कि ये टुकड़ा यहाँ की जमीन के पूरा पैरेलल हो रहा है, यस, तो बी एच। ये टुकड़ा यहाँ की जमीन के परपेंडिकुलर है तो क्या हो गया, बी वर्टिकल, ये मैंने कर दिया। और आइए यहाँ पे, आइए इस जगह पर, यहाँ से लाइंस निकल रही है ना, दो लाइन है कि हजारों लाइन है, हजारों लाइन है, मैंने क्लियरिटी के लिए बनाया नहीं, हजारों लाइनें निकल रही है। आपने बोला इस जगह बता, ठीक है टेंजेंट बनाता हूँ ना, मैं टेंजेंट बना दिया। हजारों लाइन थी, मैंने टेंजेंट बनाया तो एक बी की डायरेक्शन हो गई यहाँ पर। अगर ये यहाँ बी की डायरेक्शन है, क्या देख रहे हैं, ये बी यहाँ की जमीन के पूरा परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर तो क्या होगा, क्या पूरा बी वर्टिकल हो जाएगा। और अगर यहाँ पर बी अर्थ पूरा ही वर्टिकल है, अगर कोई चीज पूरी ही वर्टिकल है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, उधर चलिए, यहाँ लाइंस निकल रही है, मर्ज हो रही है, मर्ज हो रही है, और दोनों ही हजारों लाइन है। ऑब्वियसली यहाँ बात करनी तो मैंने यहाँ टेंजेंट बना दिया, यहाँ पर बी यहाँ की जमीन के पूरा परपेंडिकुलर हो रहा है तो बी वर्टिकल, और बी एच कितना हो जाएगा, बी एच कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जरा समझिए मैंने सारे डायरेक्शन वगैरह क्यों बनाई है, मुझे आपको मैसेज देना है। पूरी दुनिया में बी अर्थ मौजूद है, पूरे ग्लोब द ओवर द ग्लोब,
कहीं भी चले जाइए बी अर्थ अवेलेबल है, और पूरी दुनिया में बी अर्थ के दो टुकड़े रहेंगे, एक टुकड़ा पीएच और एक टुकड़ा बी वर्टिकल। हाँ, हर जगह पूरे ग्लोब में हर जगह पीएच और बी वर्टिकल दोनों कंपोनेंट अवेलेबल हैं, सिवाय दो स्पेशल जगह के, पोल एंड इक्वेटर। अगर आप इक्वेटर पे जाएंगे तो वहां केवल बीएच है, बी वर्टिकल गायब है। अगर आप पोल्स पे जाएंगे तो वहां पर बी वर्टिकल तो है और बीएच बिल्कुल गायब है। सुन रहे हैं? पोल पर केवल बी वर्टिकल है, बीएच नहीं है। इक्वेटर पर केवल बीएच है और बी वर्टिकल नहीं है। और इन दो स्पेशल जगहों को छोड़ के पूरी दुनिया में कहीं भी घूम जाइए, आपको बीएच भी मिलेगा और आपको बी वर्टिकल भी मिलेगा। ऐसा मैं लिखवाऊंगा अभी आपको, ठीक है? और सुने, एक तो ये बात हो गई। अब आते हैं बात डायरेक्शंस पे। आखिर हमें काम करने के लिए डायरेक्शन चाहिए होंगी। डायरेक्शंस पे मुझे बताइए कि, अच्छा एक बात और मैं कहना चाहूंगा, मैं भी कह रहा रफ आंसर और प्योर आंसर की बात। यस, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए बी वर्टिकल कहाँ जीरो होता है, पोल या इक्वेटर? इक्वेटर। आपका आंसर हो गया इक्वेटर। मगर यार इक्वेटर भी दो तरह की होती है ना, जियोग्राफिकल इक्वेटर और मैग्नेटिक इक्वेटर। तो इक्वेटर बोलना बिल्कुल सही है, मगर ये रफ आंसर है। तो मैंने और आगे से पूछा कि नहीं कौन सा वाला इक्वेटर, तो कौन सा वाला इक्वेटर? मैग्नेटिक। ध्यान रखें, रफली हम दोनों को एक ही मान रहे हैं, लेकिन प्रिसाइजली बात करें तो हर काम के लिए कौन जिम्मेदार है? ज्योग्राफी या मैग्नेट? मैग्नेट। इसीलिए आप ध्यान रखना, प्रिसाइज आंसर मांगे तो हर काम में किसका नाम आना चाहिए? मैग्नेट। फिर आंसर दीजिए, बी वर्टिकल जीरो, बी एच जीरो होता है पोल या इक्वेटर? पोल्स पर, पोल्स पर जीरो होता है। कौन सा पोल, ज्योग्राफिक या मैग्नेटिक पोल? ये बात आपको ध्यान, तो आप देख रहे हैं ना, ऑप्शन देख के पता लग जाएगा कि अगला रफ आंसर मांगना चाह रहा है कि अगला प्योर आंसर मांग रहा है, वो आप जजमेंट कर लेंगे। और सुने, डायरेक्शंस पे आते हैं। बीएच, पूरी दुनिया में बीएच की तो एक ही डायरेक्शन है। बीएच को हॉरिजॉन्टल क्यों बोला आपने? क्योंकि जमीन के पैरेलल होगा। तो पूरी दुनिया में जो जमीन है, पूरी दुनिया में जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के पैरेलल रहेगा। और बीएच कहां से कहां होने वाला है? क्या बोलते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ होने वाला है। नीचे से ऊपर क्या बोलते हैं? साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। यस, इसका मतलब पूरी दुनिया में, थ्रू आउट द ग्लोब, ओवर द ग्लोब, कहीं भी चले जाइए, पूरी दुनिया में बीएच की एक ही डायरेक्शन है। क्या? जमीन के पैरेलल रहेगा और हमेशा साउथ दिशा से नॉर्थ दिशा की तरफ रहेगा। मैं पोल वोल नहीं बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। कहां से कहां रहेगा? साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रहेगा। सुन रहे हैं आप मेरी बात? ये देखो, ये रहा जमीन, जमीन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिख रहा है। ओरिएंटल प्लेन अपना, जमीन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्या बीएच यूं रहेगा? दैट्स इट। बीएच का पूरी दुनिया में एक ही डायरेक्शन है, जमीन के पैरेलल। क्योंकि आपने बोला ना ये हॉरिजॉन्टल है। कोई भी चीज हॉरिजॉन्टल कब होती है? जब जमीन के पैरेलल। तो ये जमीन के पैरेलल तो होगा, लेकिन मुद्दा यह था कि जमीन के पैरेलल तो होगा, लेकिन किधर होगा? ईस्ट से वेस्ट होगा कि नॉर्थ से साउथ होगा कि नॉर्थ से वेस्ट होगा? कहाँ होगा? तो उसका क्या बोला कि साउथ से नॉर्थ होगा। जैसे आपको नीचे से ऊपर की तरफ हो जाएगा, यानी कि साउथ दिशा से नॉर्थ दिशा। अभी लिखवा दूंगा मैं। बी वर्टिकल, बी वर्टिकल को वर्टिकल क्यों बोला आप लोगों ने? क्योंकि जमीन के पैरेलल है कि परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर। अगर ये जमीन है तो जमीन के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन हो सकती है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड या परपेंडिकुलर इनवर्ड। परपेंडिकुलर तो दो हो सकता है ना, परपेंडिकुलर आउटवर्ड या परपेंडिकुलर इनवर्ड। परपेंडिकुलर आउटवर्ड बोले तो डॉट, और परपेंडिकुलर इनवर्ड बोलेंगे तो क्रॉस। तो आ जाओ खुद तय कर लेते हैं। यदि मुझे लगता है बी वर्टिकल कहीं डॉट होगा कहीं पे क्रॉस होगा, आओ खुद तय करें फोटो में। इस बी वर्टिकल को देखिए, ये जमीन के परपेंडिकुलर तो है, लेकिन जमीन के अंदर जा रहा है कि बाहर आ रहा है? क्या डॉट? ये बी वर्टिकल जमीन के बाहर आ रहा है, इज इट डॉट? यहाँ तो बी वर्टिकल है नहीं। चलो आगे बढ़ो, इज इट क्रॉस? जमीन के अंदर जा रहा है, क्या ये भी क्रॉस हो रहा है? यस। सिखाने के लिए मेरे को इतना बोलना पड़ रहा है, फाइनल करते हैं। बी वर्टिकल की पूरी दुनिया में दो ही डायरेक्शन है। ऊपर की आधी दुनिया में बी वर्टिकल क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और नीचे की आधी दुनिया में बी वर्टिकल डॉट डॉट डॉट। यस, ऊपर के आधे ग्लोब में कहीं भी जाइए, बी वर्टिकल इज क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और नीचे के आधे ग्लोब में कहीं भी जाइए, बी वर्टिकल इज डॉट डॉट डॉट। समझाएंगे, ऐसा करना पड़ा। इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम लोग एनएचएस में हैं तो बी वर्टिकल इज क्रॉस क्रॉस क्रॉस। अगर हम लोग एसएचएस में हैं तो बी वर्टिकल विल बी डॉट डॉट डॉट। इतने आसानी से हम डायरेक्शन मैनेज कर सकते हैं। फिर सुन ले आराम से, इस पूरे डायग्राम का कंक्लूजन मेरे पास क्या निकला। पूरी दुनिया में बी अर्थ अवेलेबल है, हर जगह उसके दो टुकड़े रहेंगे, बीएच और बी वर्टिकल। पोल या इक्वेटर पे केवल एक एक टुकड़ा अवेलेबल है, बाकी सारी दुनिया में दोनों टुकड़े अवेलेबल है। एक बात। दूसरी बात, डायरेक्शन का क्या है हमारे पास? अगर आप बीएच की बात करें तो बीएच तो पूरी दुनिया में सिंगल एक डायरेक्शन है, जमीन के पैरेलल और साउथ से नॉर्थ। और बी वर्टिकल की पूरी दुनिया में दो डायरेक्शन है, आधी दुनिया में डॉट और आधी दुनिया में क्रॉस। ऊपर की दुनिया में क्या चलेगा? क्रॉस। नीचे की दुनिया में क्या चलेगा? डॉट। इतना सा हमें याद होना चाहिए। तो जो मैंने आपको विजुअलाइज कराया है, अगर मैं उसको लिस्ट बना के दूंगा तो भी आपका काम चल जाएगा।
लिस्ट बनाने का क्या मतलब हो गया, ये देखिए, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी, इसकी लिस्ट 8 पोल्स, पोल्स पर मेरे ख्याल से BH बिल्कुल 0 था, और क्या बी वर्टिकल पूरा बी के बराबर था, और बी वर्टिकल की 2 डायरेक्शन हो सकती है, NHS में और SHS में। NHS में बी वर्टिकल क्रॉस और SHS में बी वर्टिकल इज डॉट। सेकंड आइए, 8 इक्वेटर, इक्वेटर पे जाएंगे तो बी वर्टिकल पूरा पूरा 0 है, जब BH ही पूरा बी अर्थ हो रहा है, यस ये हो जाएगा। और हाँ, BH की डायरेक्शन क्या है, पैरेलल टू अर्थ सरफेस एंड साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। बिल्कुल साफ साफ लिख दिया है, बिल्कुल क्लियर कट लिख दिया है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन। और हाँ, अदर प्लेस, इन दोनों की जगह कहाँ जाए, अदर प्लेस जाएंगे तो BH भी नॉन जीरो मिलेगा और बी वर्टिकल भी नॉन जीरो मिलेगा। डायरेक्शन का नियम वही जो मैंने आपको बताया। अगर मैं इसको और इजी करूं आपके लिए, और इजी, एक मिनट और सुने, और इजी करते हैं ना, ये जो अगर आप ग्लोब में देखते रहेंगे तो कहीं ना कंफ्यूजन ज्यादा आएंगे। अल्टीमेटली हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग तो अर्थ सरफेस पर रहते हैं ना, तो हम लोग कहाँ रहे हैं, क्या बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रह रहे हैं हम लोग, हमारी दुनिया कहाँ पर, हम लोग कहाँ रहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। और आप शायद काम भी आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पे करते हो, कागज, तो हमें तो सारा हिसाब किताब किस पे लगाना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लगाना है। तो आपको तो हर चीज हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दिखनी चाहिए, तो मैं आपको वो चीज दिखाता हूँ। ग्लोब को देखना बंद करें, ये लिस्ट याद करके काम हो जाएगा। अब आते हैं कागज के प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आते हैं, हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रहते हैं। और इसके अलावा आप तो काम भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे करें तो सब कुछ यही दिखना चाहिए। तो आ जाओ कागज के प्लेन पे बात करते हैं, इन प्लेन ऑफ पेपर, इन प्लेन ऑफ पेपर। जब भी कागज के प्लेन में काम करना हो, मान लीजिए अभी अपना रूम, इसी रूम की बात करते हैं, मान लीजिए अभी अपना रूम NHS में है, मैंने कहा अपना रूम NHS में है। जब भी आपको बी, जैसे अभी आप कोई सवाल कर रहे हैं, मैंने कहा अभी हम लोग NHS में है, आपको बी वर्टिकल और BH की डायरेक्शन की जरूरत पड़ी ना, तो तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए, कागज, ये हो गया जमीन। तो जमीन में तुरंत क्या बनना चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये बनना चाहिए। मैं बना रहा हूँ कि मेरा बोर्ड तो वैसे वर्टिकल प्लेन है, लेकिन आप इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन मानिए, अपना कागज मानते हो, क्या मानिए इसको, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो देखना है क्या बनेगा, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये हो गया, ये कागज में बना हुआ आपका, ये रहा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। बोलिए BH का क्या होगा, क्या कागज के प्लेन में और साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो BH की तो एक ही दिशा है, क्या दिशा हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगा BH तो। और हाँ, इस पूरे कागज में, इस पूरे कागज में बी वर्टिकल कैसा होगा, इट में बी डॉट, इट में बी क्रॉस। हम लोग कहाँ पर है, NHS में, तो क्या क्रॉस हो जाएगा क्या, इस पूरे कागज में बी वर्टिकल, बी वर्टिकल कैसा चल रहा है, क्रॉस। ठीक है, और देखो, अगर मैंने कहा यार अभी हम लोग SHS में है, जैसे ही मैंने कहा SHS में, ये रहा तुम्हारा कागज, ये रहा तुम्हारा जमीन, सबसे पहले तो वही कागज के प्लेन में ही सोचना है। आप जितने भी न्यूमेरिकल हैंडल करेंगे, आपको हमेशा कागज के प्लेन में ही सोचना है। अगर आप वो 3D व्यू को देख के परेशान होंगे तो उलझते रहेंगे। जमीन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्या ये BH हो गया, ये हो गया BH, BH तो आज भी वही रहेगा। और बी वर्टिकल कैसा होगा, डॉट हो जाएगा, यस। तो मुझे अगर बनाना हो आपके लिए तो क्या हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और BH तो आज भी वही रहेगा, और बस बी वर्टिकल कैसा हो जाएगा, यहाँ पर डॉट हो जाएगा। और अच्छे से सिखाता हूँ, आओ बात करते हैं, सवाल कैसे होंगे सुने, और सुने ये सवाल कैसे होंगे। ओके, एक इलेक्ट्रॉन साउथ डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मेरी तरफ आ रहा है, मैं ऑब्जर्वर हूँ। सवाल क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मेरी तरफ आ रहा है, बताइए इलेक्ट्रॉन किस तरफ मुड़ेगा, ऐसा सवाल है किताब में। चलो विचार करते हैं मिलकर के। यस, जमीन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आप लोग साउथ में, मैं नॉर्थ, हो गया ठीक। एक इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ यूं आ रहा है, हॉरिजॉन्टली पूछ रहा है कहाँ मुड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इस इलेक्ट्रॉन पर बी वर्टिकल या BH की वजह से फोर्स लगा तो मुड़ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बोलिए, इलेक्ट्रॉन और BH के एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो बोलिए BH की वजह से फोर्स पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हटो BH को हटाओ साइड में, बी वर्टिकल पे आ जाए। बी वर्टिकल मान लेते हैं अभी अपना रूम NHS में है, सवाल ने कह दिया है कि रूम NHS में है, हो गया NHS में है, तो यहाँ बी वर्टिकल कैसा होगा, क्रॉस, ये हो गया। आओ मिलकर तय करते हैं, बी वर्टिकल यहाँ भी यूं लेना पड़ेगा, और देखो बी वर्टिकल तो यूं हो गया, और हाँ इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आ रहा है, तो क्या करंट आप लोगों की तरफ हो गई, बी वर्टिकल, तो करंट आप लोगों की तरफ हो गई, तो फोर्स कहाँ लगा, इधर, इधर यानी क्या हो गया, ईस्ट। यानी मुझे कोई कहेगा बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा या कहाँ मुड़ेगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, ईस्ट की तरफ मुड़ेगा। आओ, अगर यही सवाल मुझे कहते कि SHS में हो रहा है, किसमें हो रहा है, SHS में, तो वापस से आओ, एक इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आ रहा है, तो बोलिए BH की तरफ से तो फोर्स नहीं लेगा ना, नहीं लेगा ना। क्या बी वर्टिकल कैसा होगा SHS में, डॉट, ये हो गया बी वर्टिकल, बी वर्टिकल कैसा हो गया, कागज, क्या डॉट हो गया, या
वो इलेक्ट्रॉन में ही दबा दो, करंट आपकी तरफ हो गई। आ जाओ, ये बी वर्टिकल, क्या ये सीन बढ़िया है? बी वर्टिकल तो हो गया कागज से नॉर्मल आउटवर्ड, डॉट मतलब कागज से नॉर्मल आउटवर्ड, करंट इलेक्ट्रॉन में ही दबा दो, करंट आपकी तरफ हो गई, फोर्स कहाँ लगा? इधर। इधर क्या होता है? वेस्ट, यानी वो किधर मुड़ेगा? वेस्ट में मुड़ेगा। आ रहा है समझ में? और आंसर दें। ये लो, मुझे बोलेगा कि सपोज ऐसे बोल रहे हैं कि आसमान से प्रोटॉन ऐसा टपक रहा है नीचे, जैसे बारिश बारिश हो में पानी टपकता है ना, ऐसे बोल के समझे, वो आसमान से प्रोटॉन ऐसा बोल के नीचे की तरफ आ रहे हैं, बोल रहे हैं किधर मुड़ेगा। आओ मिलकर तय करते हैं, आराम से तय करते हैं, सब आप ही से पूछूंगा, ठीक है? अपना जमीन, अपनी चार डायरेक्शन वही है जमीन, सारा काम होरिजेंटल प्लेन पे होना चाहिए आपका। जमीन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये लो, जैसे ऊपर पानी टपकता है ना बारिश में, समझो प्रोटॉन यू टपक के आ रहा है। बोलिए बी वर्टिकल की वजह से फोर्स बनेगा कि नहीं? बी वर्टिकल यूं हो तब भी फोर्स नहीं बनेगा, और बी वर्टिकल यूं हो तब भी फोर्स नहीं बनेगा। पता लग रहा है क्या? बी वर्टिकल क्रॉस हो तो भी फोर्स नहीं बनेगा, और बी वर्टिकल डॉट हो तब भी बी वर्टिकल के से तो फोर्स नहीं बनेगा। हो गया, छोड़ दो उसको। बीएच को पकड़ते हैं। प्रोटोन यूं आ रहा है और बीएच क्या यूं है, यू नो, साउथ से नॉर्थ। चलो हिसाब करते हैं। बीएच ये हो गया आपका, और प्रोटोन नीचे टपक रहा है, तो क्या करंट भी नीचे होगी? क्या करंट भी नीचे होगी? तो बोलिए फोर्स उधर लगा, किधर जाएगा वो? ईस्ट की तरफ जाएगा। तो हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं ये सब डिसीजन कब हो पा रहा है? जब आपके पास कागज में बीएच और बी वर्टिकल की डायरेक्शन आपके पास आ जाए, और कागज में ही आपको सारा काम करना है। इसलिए मैं फिर कहूंगा, 3D व्यू एक समझाने का एक आइडिया था, जो लिस्ट आपके सामने बनाई ना, उसको विजुअलाइज कराने का मेरा एक आइडिया था। लेकिन काम तो कागज में ही करना पड़ेगा, और हम लोग रहते भी कहाँ हैं? हम लोग कहाँ रहते हैं? वर्टिकल सरफेस पे कि ओरिएंटल प्लेन में? हम लोग ओरिएंटल प्लेन में रहते हैं ना, अपना जमीन तो ओरिएंटल है ना, तो हम लोग ओरिएंटल प्लेन में रहते हैं। इसलिए आपको हमेशा ओरिएंटल प्लेन पर चीजों को विजुअलाइज करके आंसर लेना है, और बड़ा आसान हो गया। जमीन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बीएच का एकमात्र डायरेक्शन ये है, बी वर्टिकल यू या यू, डिपेंडिंग ऑन की आप एनएचएस में कि एसएचएस में। ये ग्लोब वगैरह जो बना ना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लिस्ट भी याद करके हो जाएगा, ठीक है? वजह से एक दिखाने का विचार था। बोले क्या हो गया? पीएच, जो जमीन है वो जमीन तो वास्तव में कर्ड है ना, जमीन तो वास्तव में कर्ड है, अर्थ तो वैसे कर्ड है ना, स्फेरिकल है। आप सिर्फ इस अर्थ सरफेस की बात करो, ठीक है? अर्थ सरफेस, मुझे बताइए कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कहाँ से कहाँ जा रही है? क्या साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन पे जा रही है ना? है ना? नहीं, मैग्नेट के अकॉर्डिंग नहीं, साउथ डायरेक्शन बोल रहा हूँ, साउथ पोल नहीं बोल रहा हूँ। बहुत देसी बोलता हूँ ना, साउथ दिशा से नॉर्थ दिशा की तरफ जा रही है लाइंस, ओबियसली फील्ड कहाँ है? साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है।
बना लिए क्या? बोले आगे। बोले 11:30। हाँ, नहीं इतना ऐसा नहीं है एक्चुअली। ये सब ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड डिटेल्स हैं। साइंटिस्ट लोगों ने पूरे अर्थ पे ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने पाया कि दोनों जो एक्सिस है ना, उनमें लगभग 11-12 डिग्री का डिफरेंस चल रहा है। और जो 11-12 डिग्री का डिफरेंस है वो भी फिक्स नहीं है। वो भी क्या है, पूरे सीजन में, पूरे ईयर में थोड़ा थोड़ा सा वेरिएबल होता है। इसलिए बुक्स में लिखा हुआ है ये एंगल जो करीब 11.3 या 11:30 के आसपास चलता है, ये मैं बोल रहा हूँ। नीचे मतलब यहाँ पे? हाँ, यहाँ भी 11:30 होगा अगर बनाएंगे तो। क्या पूछ रहे हो? पूछ लो आराम से, क्या पूछना मतलब। नहीं, ये एंगल हम लोग नहीं निकाल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि दोनों एक्सिस वास्तव में कोइंसाइड नहीं कर रही, क्या दोनों थोड़ी सी अलग चल रही है ना। तो दोनों में कितना डिफरेंस है, दोनों कितना अलग है, ये स्टडी से पता लगा कि करीब 11-12 डिग्री के आसपास है। तो मैंने यहाँ 11:30 लिखा। मतलब ये कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये तो हमें बताया गया कि स्टडी में आ रहा है, ऐसा आ रहा है कि करीब 11:30 के आसपास है। समझ रहे हैं? मतलब ये ऑब्जर्वेशन से या स्टडी से आई हुई, रिसर्च से आया हुआ जानकारी है। इसको कैलकुलेट नहीं करें कि सब 11 क्यों आया है। समझ रहे हैं? ऑब्जर्वेशन से आया हुआ है। बात तो जैसे आपने बोला, अभी मैंने यहाँ ऊपर मैग्नेट का साउथ पोल बनाया ना, तो क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है, सब मैग्नेट का साउथ पोल ऊपर ही क्यों ले रहे हैं, मैग्नेट का नॉर्थ पोल ऊपर क्यों नहीं ले रहे हैं। तो साइंटिस्ट लोगों को ऑब्जर्वेशन क्या मिला, उनको फील्ड की डायरेक्शन मिली नीचे से ऊपर की तरफ। तो फील्ड की डायरेक्शन नीचे से ऊपर मिली, इसके हिसाब से उन्होंने कंक्लूजन किया कि नीचे मैग्नेट का नॉर्थ पोल होना चाहिए, ऊपर मैग्नेट का साउथ पोल होना चाहिए, इसलिए मैंने ऊपर साउथ बनाया। तो उनको जो ऑब्जर्वेशन मिले, जो उनको स्टडी मिली कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, उसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसमें ऐसा ऐसा मिला। ठीक है? कुछ और है मन में, पूछ ले। हाँ, मुझे लग रहा है तेरे मन में कुछ चल रहा है, पूछ ले। हम्म। कौन सा पोल वाला? हाँ 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 हाँ। परफेक्ट। हाँ हाँ हाँ। ऑब्जर्वेशन। अच्छा, क्यों मिला ऐसा यूं? मैग्नेटिक पोल, क्या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है ना, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है? जहाँ पे मैग्नेटिक पोल रहेंगे। तो उन्होंने जब पूरी अर्थ पे मेजरमेंट किया होगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, तो उनको बेस्ट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नहीं मिला। उनको बेस्ट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मिला, तो जहां पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिला, क्या वहीं पे मैग्नेटिक पोल्स मानना चाहिए ना। इसलिए उन्होंने इस तरह से मैग्नेटिक पोल माने। अगर उनको बाय दी हुई रिसर्च में यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड बेस्ट मिल जाता, तो फिर वो क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक पोल यही मान लेते। कि वही बात होगा ना, मैंने एक बार पहले ही बोला था। साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बिहाफ पे वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। वही न्यूक्लियस वाली बात। हम बोलते हैं न्यूक्लियस को रदरफोर्ड ने मतलब डिस्कवर किया, ऐसा बोला है ना। तो वो मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, कैसे डिस्कवर हुआ, किसी ने घुस के थोड़ी देखा अंदर न्यूक्लियस होता है। कैसे पता लगा? वही गोल्ड फॉल के ऊपर अल्फा मारा, अधिकतर अल्फा डेविएट हो रहे थे। एक दो अल्फा जो एकदम 120 पे आ गए, तो उन्होंने क्या सोचा कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज एकदम इकट्ठा होकर बैठा हुआ है, और उसी का नाम उन्होंने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस। तो स्टडी में जो बिहेवियर मिलता है, उसके हिसाब से साइंटिस्ट लोग क्या एक थ्योरी टाइप, एक मॉडल बना के हमें दिखाते हैं कि देखो अंदर अंदर ऐसा ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा रिजल्ट मिल रहा है। दैट इज। तो उसको, उनको क्या मिला, यहाँ पे बेस्ट फील्ड नहीं मिला, उन्होंने यहाँ मैग्नेटिक पोल नहीं माना। बेस्ट फील्ड यहाँ मिला, तो उन्होंने मैग्नेटिक पोल यहाँ माना। इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है? चल, लिख लिया सब लोगों ने ये? तो आपको हमेशा कागज के प्लेन में काम करना है, कागज के प्लेन में आपका काम इससे हो जाएगा, और मैंने आपको ये दिखाया होगा। ठीक है? ये था आज के मैग्नेटिक फील्ड का बेसिक। अब इसे बेसिक हुआ है, अब चीजों को आगे बढ़ाते हैं। जब आप सवाल करेंगे तो चार शब्द आपसे बार बार टकराएंगे। एक शब्द होगा मैग्नेटिक मेरिडियन, एक शब्द होगा ज्योग्राफिक मेरिडियन, एक होगा डिक्लिनेशन, और एक होगा डिपेंडेंट। ये चार शब्द बड़े काम के हैं। शुरू करते हैं। एक टर्म है मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको मैं बोला करूंगा एमएम। मैग्नेटिक मेरिडियन यानी कि एमएम बोलूंगा मैं इसको हमेशा, मैग्नेटिक मेरिडियन। लिखे, इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन, imaginary vertical plane passing through magnetic axis, passing through magnetic axis,
पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस। बस देखा है सबने? वापिस बोलता हूँ, इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस, इतना लिखो, मैं समझाता हूँ ना। एक शब्द रहेगा जियोग्राफिकल मेरिडियन, इसको मैं हमेशा बोला करूंगा जीएम। जीएम जियोग्राफिकल मेरिडियन, जीएम लिखो। इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन, इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल एक्सिस, पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल एक्सिस। ठीक है, ये मैंने एमएम और जीएम के बारे में आपको लिखा है। अब मैं जरा इनको अपने हिसाब से समझा देता हूँ। ये जो मेरिडियन मेरिडियन शब्द है ना, ये अपने रूटीन लाइफ में तो आता नहीं है। अब सवालों में जब मेरिडियन शब्द आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे पता नहीं क्या चीज है ये। मुझे बोलना है मेरिडियन कुछ भी खास नहीं है, वर्टिकल प्लेन। देखो मेरा हाथ अभी क्या है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मेरा हाथ अभी क्या हो गया, वर्टिकल प्लेन हो गया ना। तो यूं मानिए दोनों मेरिडियन क्या है, वर्टिकल प्लेन है। और ये रियल में होते हैं कि इमेजनरी? इमेजनरी। मेरा हाथ क्या हो गया, वर्टिकल प्लेन, तो मेरिडियन इज नथिंग बट वर्टिकल प्लेन। बस मुद्दा है कि गुजरे कहाँ से। आओ जरा, ये वर्टिकल प्लेन अगर ये ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, जीएम। और अगर ये मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो रहा है तो क्या हो जाएगा, एमएम। सिंपल है। इसका मतलब क्या हो गया, बोथ द मेरिडियंस आर सिंपली इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन। आप कहां से गुजरे, ज्योग्राफिकल एक्सिस से गुजरे हो तो आप कौन हो, जीएम हो। आप कहां से गुजरे, मैग्नेटिक एक्सिस से गुजरे हो तो फिर आप कौन हो, एमएम हो। तो इसका मतलब दोनों इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन है, मुद्दा है कि कहां से गुजरे, अकॉर्डिंगली नाम दे दिया। ठीक है, पता लग रहा है सब लोगों को? चले अब इसको थोड़ा सा और कागज के प्लेन पे लाते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन शब्द ज्यादा आएगा सवालों में। कागज के प्लेन पे आते हैं। ये रहा कागज, जमीन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये लीजिए। क्या ये जीएम हो गया आपका, वर्टिकल प्लेन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वर्टिकल प्लेन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, क्या ये जीएम हो जाएगा। और एमएम ये रहेगा, थोड़ा सा अलग रहेगा, थोड़ा सा अलग रहेगा। लेकिन अगर रफली बात करें तो क्या दोनों को वर्टिकल प्लेन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बोल सकते हैं? रफली मैग्नेटिक मेरिडियन क्या हो गया, वर्टिकल प्लेन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कागज, तो मैं सारा काम कागज में करना है, इसलिए तुम्हें दिखना चाहिए कागज। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किसने बोला एमएम कहाँ है, ये ले, ये रहा एमएम, वर्टिकल प्लेन इन नॉर्थ साउथ। तो एमएम के वहां लिखें, वो काम आएगा प्लीज। एमएम के वहां जाकर के लिखें थोड़ा सा, वर्टिकल प्लेन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये सब काम में आने वाला है, इसलिए बोल रहा हूँ। वर्टिकल प्लेन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। थोड़ा थोड़ा समझ में आया सबको, है ना? मैग्नेटिक मेरिडियन इस तरह का शब्द। और ये मैग्नेटिक मेरिडियन शब्द ही हमारे सवालों में ज्यादा आएगा, जीएम कम आएगा, बहुत रेयरली आएगा। ज्यादा क्या आएगा, मैग्नेट। तो मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब क्या हो गया, वर्टिकल प्लेन इन नॉर्थ साउथ, इतना सा, कुछ भी स्पेशल नहीं है। ठीक है, ओके, ये हो गया। इस तरह से एक शब्द आएगा डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन, या इसका एक और भी नाम है वेरिएशन, और मैं इसको फाई से दिखाऊंगा। डिक्लिनेशन या वेरिएशन, मैं इसको फाई से दिखाऊंगा। हाँ नहीं, मैं उसमें आ रहा हूँ अभी। मैग्नेटिक मेरिडियन तो एक ही होगा, सॉरी जो, मैं भी उस पर आने वाला हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ। मैग्नेटिक मेरिडियन तो एक ही होगा। क्या क्या बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, बहुत सारा क्यों, एक जगह पे तो एक ही रहेगा ना। एक जगह पर, एक पर्टिकुलर लोकेशन तो एक ही रहेगा ना। जैसे मान लो ये रूम है, अपना अर्थ है ये। अर्थ में हाँ, अर्थ पे तो बहुत सारे रहेंगे, लेकिन अपन जिस जगह बात कर रहे हैं, इस जगह पे मैग्नेटिक मेरिडियन बहुत सारे होंगे कि सिंगल होगा, सिंगल हो। तो हम तो काम तो एक ही जगह करेंगे ना। जैसे मान लो अपना रूम में काम कर रहे हैं, तो अपना रूम क्या हो गया, अर्थ का एक लोकेशन हो गया। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा, एक ही होगा ना। ठीक है, हाँ हाँ, ये हो गया जमीन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्या ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है? हाँ, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वर्टिकल प्लेन। अगर मैं बोलता ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में वर्टिकल प्लेन तो यूं हो जाता। मैं बोला नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वर्टिकल प्लेन, दैट्स इट। ठीक है, नहीं समझे? 3D व्यू में देखेंगे तो फिर मैं फिर बोल रहा हूँ, हर चीज 3D व्यू में देखेंगे नहीं समझ पाएंगे। अर्थ तो गोल है ना, हम लोग भी तो अर्थ, हम भी तो स्फीयर, हम तो स्फेरिकल अर्थ पे रहते हैं ना, मानते हो ना? तुम्हें दूर दूर तक जमीन स्फेरिकल दिखती है क्या? कितने भी लंबे मैदान में इस जमीन तो फ्लैट ही दिखती है ना तुम्हें।
क्योंकि अर्थ अपने आप में इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है कि वास्तव में वो स्फेरिकल है, लेकिन हमारे हमारे लिए वो क्या स्फेरिकल है कि फ्लैट है। तो उसके हिसाब से इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको हमेशा फ्लैट सरफेस पे सोचना, फ्लैट सरफेस पे सोचना पड़ेगा। फ्लैट के, हाँ हो गया ना बेटे, फ्लैट यानी होरिजेंटल हो गया ना, फ्लैट का मतलब क्या हो गया, होरिजेंटल सरफेस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हो गया ना वर्टिकल प्लेन। समझ पा रहे हैं कि नहीं? सब आ जाएगा, चिंता मत करो, सब बता दूंगा, ठीक है ना। वो थ्री डी व्यू में मैं फिर बोलना चाहूंगा, आप हर चीज को अगर थ्री डी व्यू में देखने की कोशिश करेंगे तो उलझ के रह जाएंगे, विजुअलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा, बता रहा हूँ मैं आपको। इसीलिए कुछ चीजें जो वहां से समझाया जैसे मैंने बताया, और कुछ चीजों को आपको बिल्कुल सिंपल, हम लोग कहाँ रहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रहते हैं ना, तो हम भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रहते हैं और हमारा कागज भी हॉरिजॉन्टल प्लेन है, सारा काम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे विजुअलाइज होना चाहिए। चलिए और सुने, डिक्लिनेशन या वेरिएशन लिखा आप लोगों ने, ओके, इसको मैं 5 से दिखाऊंगा, इधर आना जरा, बोलो दोनों एक्सिस कोइंसाइड कर रही है या थोड़ा सा अलग चल रही है, थोड़ा सा अलग, अच्छा अच्छा, दोनों एक्सिस कोइंसाइड नहीं, थोड़ा सा वेरिएशन है, थोड़ा सा वेरिएशन, दैट्स इट। क्या बोल दो, इट इज एंगल बिटवीन बोथ द एक्सिस। और हम एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, इज इट एंगल ऑफ जीएम एंड एमएम, या तो एंगल बिटवीन बोथ द एक्सिस या एंगल बिटवीन बोथ द मेरिडियंस, है ना, ऐसा बोल तो लिख दो ना, एंगल बिटवीन बोथ एक्सिस, एंगल बिटवीन बोथ एक्सिस और एंगल बिटवीन जीएम एंड एमएम, जीएम एंड एमएम, ठीक है। और क्या मैं बोल दूं, इसकी वैल्यू लगभग 11:30 के आसपास होती है, अप्रोक्स इसकी वैल्यू लगभग 11:30 के आसपास होती है। ये हो गया डिक्लिनेशन, ये भी हमारे सवालों में रेयरली काम आएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा हमारे लगभग हर सवाल में जो टकराएगा है डिप एंगल, डिप, डिप एंगल के बारे में मुझे बहुत सारा बोलना है, डिप एंगल यानी कि थीटा, सबसे ज्यादा यही आएगा। डिप का अगर हम लोग हिंदी मीनिंग पकड़े तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। डिप का मतलब होता है झुकना, डिप का मतलब क्या होता है, झुकना, तो ये क्या होगा, एक तरह से झुकने वाला एंगल। मुझे एक बात बताइए, अभी आप इतना पढ़े ना, पूरी दुनिया में बी अर्थ प्योर हॉरिजॉन्टल सिर्फ कहां पर है, इक्वेटर पर। पूरी दुनिया में बी अर्थ प्योर हॉरिजॉन्टल कहां पर है, सिर्फ इक्वेटर पे। तो अगर अपना रूम अभी इक्वेटर पे, तो यहाँ बी अर्थ कैसा होगा, प्योर हॉरिजॉन्टल होगा। और अपना रूम अगर इक्वेटर पे नहीं है तो वहां पर बी अर्थ प्योर हॉरिजॉन्टल नहीं है। और अगर कोई चीज प्योर हॉरिजॉन्टल नहीं है, अगर कोई चीज प्योर ओरिएंटल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, वो चीज ओरिएंटल से या थोड़ा सा झुका हुआ है या थोड़ा सा ऊपर है, समझ रहे हैं, वो ओरिएंटल से थोड़ा सा या तो नीचे है या थोड़ा सा ऊपर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी अर्थ ओरिजेंटल से कितना झुका हुआ है, दैट एंगल इज कॉल्ड, झुकने का एंगल यानी कि डिप एंगल। तो क्या मैं इसको यूं डिफाइन कर दूं, इट इज एंगल ऑफ बी अर्थ विद ओरिजेंटल डायरेक्शन, एंगल ऑफ बी अर्थ विद ओरिजेंटल डायरेक्शन, और आई कैन से एंगल ऑफ बीई विद बीएच, ऐसा हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या शब्द समझ में आ रहा है, डिप का मतलब होता है बच्चे झुकना। तो आप प्योर हॉरिजॉन्टल सिर्फ कहां पर हो, इक्वेटर पे, और बाकी दुनिया में आप प्योर हॉरिजॉन्टल हो कि नहीं हो, बाकी दुनिया में आप प्योर हॉरिजॉन्टल नहीं हो, बोला है आपने। तो अगर आप प्योर हॉरिजॉन्टल नहीं हो तो इसका मतलब आप हॉरिजॉन्टल से या तो नीचे हो या आप हॉरिजॉन्टल से ऊपर हो। तो आप हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे हो या कितना ऊपर हो, दैट एंगल इज कॉल्ड डिप एंगल, बोले तो झुकने का एंगल, ठीक है। एंगल, एंगल ऑफ बीई, एंगल ऑफ बीई विद बीएच, एंगल ऑफ बी विद बी एच, बी विद बी एच, ठीक है ना, बीई का बी एच के साथ एंगल, या यू कैन से बी का ओरिएंटल के साथ एंगल, ये क्या हो जाएगा, डिप एंगल हो जाएगा। अभी सब समझ में आने लग जाएगा, चिंता मत करें, डाउट मत क्रिएट करें, अभी सब समझ में आए, सब यही विजुलाइज कराऊंगा इसी क्लास के अंदर, ठीक है ना। और सुन, अगर ऐसी बात है तो जरा आ जाओ, कुछ बात कर लें आपसे, इधर आना, इस फोटो में आना, मैंने मिटाया नहीं इस फोटो को, बोलिए यहाँ पर बी कैसा था, क्या प्योर ओरिएंटल था, तो अगर यहाँ बी पूरा हॉरिजॉन्टल था तो वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, क्या जीरो, ओके ओके, इसका मतलब यहाँ पे डिप एंगल कितना हो गया, जीरो। यहाँ पे आइए, इसमें पोल पे आना जरा, यहाँ बी कैसा था, पूरा वर्टिकल था, यहाँ बी पूरा वर्टिकल था, तो पूरी वर्टिकल चीज हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाती है, 90, तो यहाँ डिप एंगल कितना हो गया, 90। क्या यहाँ भी डिप एंगल 90 हो जाएगा, यस। तो आज के बाद रट सकते हैं हम लोग कि इक्वेटर पर डिप एंगल कितना होता है, जीरो, पोल्स पर डिप एंगल कितना होता है, 90। और सुनिए, क्या यहाँ पे दिखा दो डिप एंगल क्या होगा, क्या ये होगा डिप एंगल, बी और बी एच के बीच का एंगल, यहाँ पे आना, क्या ये होगा डिप एंगल, यस ये होगा डिप एंगल। कहने का मतलब क्या रहा, इक्वेटर पे जाइए डिप एंगल इज जीरो,
रख सकते हैं। पोल्स पे जाइए डीप एंगल इज 90, और बाकी जगह जाएंगे तो डीप एंगल 0 है कि 90 है कि एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल क्या मैं बोल दूं इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर डीप एंगल 0 से 90 की तरफ बढ़ता है? बोलिए डीप एंगल कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। अगर पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो डीप एंगल 90 से 0 की तरफ आएगा। तो हमारे सवाल पूछा है किताबों के अंदर कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर डीप एंगल कांस्टेंट रहता है कि लगातार बढ़ता है? लगातार बढ़ता है। पोल से इक्वेटर की तरफ आने पर डीप एंगल लगातार कम होता है। तो यूं समझो ना, ये 0 डिग्री वाला है, वो 90 डिग्री वाला है। तो इधर से इधर जाएंगे तो भी बढ़ेगा और इधर से इधर जाएंगे तो भी बढ़ेगा। इधर से इधर जाने पे बढ़ेगा और उधर से इधर आने पे कम होगा, क्योंकि 0 से 90 जा रहे हो या 90 से 0 आ रहे हो, दैट इज वे। तो क्या मैं आज के बाद ऐसा बोल सकता हूँ आपके लिए? यस। देखो ना, मुझे लिखना चाहिए थीटा पोल्स दैट इज 90, थीटा इक्वेटर दैट इज 0, और थीटा अदर प्लेस दैट इज एक्यूट एंगल। कितना रहेगा? एक्यूट एंगल का मतलब 0 और 90 के बीच में रहेगा। पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग लोकेशन पर डीप एंगल की वैल्यू अलग अलग आने वाली है। ऑब्वियसली मान लीजिए अभी अपना ये रूम अगर भी इक्वेटर पे होता तो बोलो यार डीप एंगल 0 मानना पड़ता ना। अगर अपना रूम अभी पोल पे होता तो क्या डीप एंगल 90 होता? यस। और मान लीजिए अपना रूम ना तो पोल पे और इक्वेटर पे दोनों पे नहीं, और वास्तव में है भी नहीं, हम लोग अभी ना पोल पे है ना इक्वेटर पे, तो यहाँ पे डीप एंगल कितना हो रहा होगा? 0 या 90 या एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल हो रहा होगा। ध्यान दीजिए, अपने इंडिया में डीप एंगल अगर नापते हैं तो दिल्ली में इसकी वैल्यू आती है 42 डिग्री। बुक्स में मेंशन है। इंडिया में दिल्ली के अंदर डीप एंगल की वैल्यू आती है 42 डिग्री। जस्ट जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, याद नहीं करना ये। थीटा दिल्ली ये 42 डिग्री। तो ध्यान दें, बिहार में नहीं आता है, उधर तो सब मशीन ही सब खराब हो जाएगा और टो टो करके बोलेगा आउट ऑफ ऑर्डर, हाँ, कैन नॉट मेजर। बिहार में कोई एंगल नापेंगे क्या? पूरा जो मशीन होता है नापने का वो टूट जाएगा, वो बीप 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 आवाज आएगा, रेड में लिखा हुआ आएगा सॉरी कैन नॉट मेजर। बिहार, मैं उस पे आ रहा हूँ। हाँ? तो ये रहेगा, तो दिल्ली में कितना है? 42 डिग्री। और आप मान के चलिए अगर दिल्ली में 42 डिग्री है तो ऑल ओवर इंडिया में कुछ 42-45 के आसपास ही चलता हो, क्योंकि पूरे ग्लोब की तुलना में तो अपना इंडिया तो इतना ही है ना, तो उसमें कितना चलेगा? बहुत वेरिएशन थोड़ी ना होगा। अगर दिल्ली में 42 तो ये मानिए ऑल ओवर इंडिया में ये 40-45 के आसपास ही चलता होगा, जहां तक मैं समझता हूँ। बुक्स में हर जगह की डिटेल लिखी हुई नहीं है। बुक्स में केवल दिल्ली का मेंशन है कि वहाँ 42 डिग्री है। और 42 भी याद मत करना, जैसे आपकी जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अपना उसमें इसलिए, ठीक है ना। और सुने, अगर कहीं भी डीप एंगल नापना है, अभी सब आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव सब बोल रहा हूँ। डीप एंगल के बारे में ये हो गया। कहीं भी डीप एंगल नापना है तो उसके लिए मशीन इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं डिप सर्कल। नाम याद होना चाहिए, डिप सर्कल। तो दूसरा पॉइंट लिख लो, डिप सर्कल इज यूज्ड, डिप सर्कल इज यूज्ड टू मेजर, डिप सर्कल इज यूज्ड टू मेजर डीप एंगल। जी हाँ, मुझे कहीं भी अगर डीप एंगल नापना है तो मैं कौन सी मशीन इस्तेमाल करूंगा? डिप सर्कल। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपना मन हो गया कि यार अपना जो रूम है ये वाला, अपना मन हो गया यार अपने को जानना है इस जगह पे कितना डीप एंगल है, तो यहाँ जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे डीप सर्कल नाम का मशीन सेट करना पड़ेगा। डीप सर्कल मशीन में यहाँ सेट करूंगा और उसमें जो रीडिंग आएगा उसमें मुझे पता लग जाएगा कि अर्थ में इस पर्टिकुलर लोकेशन पर डीप एंगल की वैल्यू कितनी है। तो नाम याद होना चाहिए क्योंकि डीप सर्कल अपने न्यूमेरिकल में आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ डीप सर्कल इज द मशीन यूज टू मेजर डीप एंगल, यूं मान लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, डीप एंगल जो हम पढ़ रहे हैं, वही डीप एंगल में चल रहा हूं मैं। डीप एंगल में मुझे बहुत सारी बातें करनी। 2 पॉइंट हो गए हैं। तीसरा पॉइंट, बच्चों जो डीप एंगल आप पढ़ रहे हैं ना, ये भी दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एनएचएस में पॉजिटिव मानते हैं और एसएचएस में नेगेटिव मानते हैं, स्टैंडर्ड है ये। ऊपर के हाफ में डीप एंगल इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, नीचे के हाफ में डीप एंगल इज कंसिडर्ड नेगेटिव। अभी 2-3-4 साल पहले अपने नीट में क्वेश्चन था कि उसमें कुछ इस तरह का था, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, कि पोजीशन ए पर डीप एंगल +25 है और पोजीशन बी पर डीप एंगल -25 है। फिर बोला था कि ए और बी कहाँ है? अगर +25 तो ए कहाँ पर है? ऊपर में। और बी पर -25 तो बी कहाँ पर है? नीचे में। यानी मुझे बोलना था कि पोजीशन ए इज इन एनएचएस एंड पोजीशन बी इज इन एसएचएस। बस ये देखना था कि ऊपर में पॉजिटिव होता है और नीचे में नेगेटिव होता है।
अब इसमें अभी कोई रीजन पूछना चाह रहे होंगे ऊपर में पॉजिटिव क्यों है, नीचे में पॉजिटिव क्यों नहीं है, ऊपर में नेगेटिव क्यों है। देखो भैया ये तो क्या कुछ चीजें स्टैंडर्ड होती है ना, वो है। जैसे साइंटिस्ट लोग कुछ चीजों को डिफाइन करते हैं ना, ऊपर वाले में क्या मान लिया पॉजिटिव, नीचे वाले में क्या मान लिया नेगेटिव। और वैसे भी शायद अगर हम और बारीकी से शब्दों को नोटिस करें, शायद जो झुकने का काम है ऊपर वाले में हो रहा है। आई थिंक नीचे वाले सेक्शन में जो फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल से झुका हुआ रहता है कि ऊपर उठा हुआ रहेगा, ऊपर उठा हुआ रहेगा, क्योंकि डीप एंगल क्या है, झुकने वाला एंगल। डीप एंगल क्या होता है, झुकने वाला एंगल। तो आई थिंक ऊपर वाले सेक्शन में अगर आप ध्यान दीजिए, ऊपर वाले सेक्शन में बी वर्टिकल जो है ना वो क्रॉस आ रहा था, तो बोलिए वहां बी अर्थ क्या वाकई में झुका हुआ रहेगा। और नीचे वाले सेक्शन में बी वर्टिकल कैसा रहा था, डॉट आ रहा था, तो यहाँ बी अर्थ कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल से नीचे या ऊपर रहेगा, ऊपर। तो ऑब्वियसली झुकने का एंगल ऊपर की तरफ गया यानी नेगेटिव हो गया। फिर भी आप इतने लफड़े में मत पड़े, मैं तो कह रहा हूँ चीजों को, स्टैंडर्ड चीजों को याद करने में कोई बुराई नहीं है। यस, ऊपर के हाफ में डीप एंगल पॉजिटिव, नीचे के हाफ में डीप एंगल नेगेटिव। ये कुछ वैसे हो गया ना जैसे अपने इंडिया में कल्चर ना, रोड पे किधर चलना चाहिए, लेफ्ट साइड चलना चाहिए। तो अब यूं थोड़ी कि लेफ्ट क्यों चलना चाहिए, राइट क्यों नहीं चलेंगे। मुद्दा लेफ्ट का और राइट का नहीं, मुद्दा है कि एक साइड चल। ऑब्वियसली मुद्दा है थोड़ी कि लेफ्ट चलने से कुछ अच्छा हो जाएगा, क्या ऐसा थोड़ी ना होता है दुनिया में। कुछ कंट्री में राइट साइड चलने का स्टैंडर्ड होता है ना, कुछ में लेफ्ट का है। तो ऐसा थोड़ी कि लेफ्ट चलने से हमें अच्छा हो जाएगा या हमारा दीन अच्छा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। या राइट चलने से हम ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना है। हर एक स्टैंड बना दिया यार भाई। लोग टकराए नहीं तो एक स्टैंड बना दिया कि एक तरफ चलो। अब एक तरफ चलो तो किसी कंट्री ने बोल दिया तो अपन यहाँ लेफ्ट तरफ चलेंगे, किसी ने मान लिया अपन लोग राइट तरफ चलेंगे। इज लाइक दैट। जैसे मान लीजिए अभी आपका यूनिफॉर्म है, ग्रे कलर का यूनिफॉर्म है आपका, तो ग्रे कलर का अभी कोई पूछेगा ग्रे ही कलर क्यों है, ग्रीन कलर का क्यों नहीं है, रेड कलर का क्यों नहीं है। अरे एक स्टैंडर्ड बना था, आप समझ रहे हैं। तो वही वाली बात है कि स्टैंडर्ड सेट करना होता है तो मानना पड़ता है। सुन लिया आप लोगों ने। तो क्या रहा, डिप एंगल भी दो तरह का रहेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अपर हाफ पॉजिटिव, लोअर हाफ नेगेटिव। चल और आगे बढ़ते हैं। अर्थ पर किसी भी जगह पर अगर हम बी अर्थ को एनालाइज करते हैं तो हमेशा एमएम में करते हैं। और कैसे करते हैं, इधर देखिए, ये हो गया आपका एमएम का वर्टिकल प्लेन, मैग्नेटिक मेरिडियन का वर्टिकल प्लेन। मान लीजिए अर्थ का ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर पी अर्थ कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल या झुका हुआ, झुका हुआ, क्योंकि प्योर हॉरिजॉन्टल तो केवल इक्वेटर पे होता, प्योर वर्टिकल तो केवल पोल पे होता। हम एक सामान्य जगह की बात कर रहे हैं, किसी भी सामान्य जगह पर बी अर्थ कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या झुका हुआ, झुका हुआ। एंड व्हाट एवर इज झुका हुआ इज दैट थीटा, इज दैट डिप एंगल। ये हो गया। तो फिर यहाँ से क्या मैं बी एच और बी वर्टिकल के हिसाब कर सकता हूँ। यस, देखो ना यहाँ से आएगा बी एच इज बी cos थीटा, बी वर्टिकल इज बी साइन थीटा, यहां से आ रहा है टेन थीटा बराबर बी वी बाई बी एच, और यहां से आ रहा है बीई बराबर रूट ऑफ बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर सुन लीजिए शब्द, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसी भी लोकेशन पर किस में एनालाइज करते हैं, एमएम के वर्टिकल प्लेन में एनालाइज करते हैं। तो मैंने एमएम का वर्टिकल प्लेन बनाया, ये अर्थ का कोई लोकेशन रहा होगा, इस जगह पर जो अर्थ का फील्ड मैंने एनालाइज किया, किसमें एनालाइज किया मैंने, एमएम के प्लेन में एनालाइज किया। फील्ड निश्चित रूप से झुका हुआ रहेगा, तो वट एवर इज झुका हुआ दैट इज थीटा। और इस चक्कर में मैंने चारों में एक रिलेशन ला दिया, छोटे छोटे फॉर्मूला आ गए जो कि हमारे को काम में लेना है। बोलिए अर्थ में, चलो इसी रूम की बात करते हैं ना, क्या लगता है यहाँ पे कोई ना कोई बी हो रहा होगा ना, क्या यहाँ पे कोई ना कोई बी होगा, क्या यहाँ पे कोई ना कोई डिपेंगल भी होगा ना। मान लो ये दिल्ली में है अभी, तो क्या डिपेंगल 42 हो रहा होगा। यस, तो यहाँ पर कोई ना कोई बी होगा, यहाँ कोई ना कोई डिपेंगल भी होगा, तो फिर यहाँ कोई ना कोई बी के कंपोनेंट यानी कि बी एच और बी वर्टिकल भी होंगे। क्या मैंने चारों को कोरिलेट कर दिया है, यू समझ रहे चारों को। इसका फायदा क्या है, कभी भी मैं दो फिगर दूंगा बाकी दो पूछूंगा। कैसे, मैं बोलूंगा इस रूम में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना है, इस रूम में वर्टिकल कंपोनेंट इतना है, इस रूम में डिपेंगल लाइए, इस रूम में नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइए। उल्टा सवाल, इस रूम में बी अर्थ इतना है और इस रूम में डिप एंगल 30 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लाइए, वर्टिकल कंपोनेंट लाइए। कुल मिला के चार फिगर हैं, बी, बी एच, बी वर्टिकल एंड डिप एंगल। मैंने चारों को आपस में रिलेट किया है, सवालों में इसकी जरूरत पड़ेगी, वो हमें आना चाहिए। लिख लिया सब लोगों ने, चलिए और सुने। वही डिप एंगल की बातें चल रही है, आप समझ रहे, डिप एंगल की बातें चल रही है। यूं मानिए अधिकतर सवाल में, हर सवाल में डिप एंगल आ जाएगा, ठीक है। डिप एंगल की बात चालू थी, तीन चार बातें बोल चुका हूं।
जो डिप एंगल आप पढ़ रहे हैं भी दो प्रकार का होता है, एक होता है रियल डिप, एक होता है एपरेंट डिप। डिप जो आप पढ़ रहे हैं बच्चे, ये भी दो प्रकार का है, रियल और एक होता है एपरेंट। रियल डिप को पूरे टाइम थीटा बोलूंगा, एपरेंट को पूरे टाइम थीटा डैश बोलूंगा। मीनिंग लिखिए, बिल्कुल इस तरह से मीनिंग लिखिए, शॉर्ट शॉर्ट में मीनिंग लिखाऊंगा। डीप एंगल जो आप पढ़ रहे हैं दो प्रकार का होता है, रियल डीप एंगल और एपरेंट डीप एंगल। रियल को हमेशा थीटा बोलूंगा, एपरेंट को हमेशा थीटा डैश बोलूंगा। रियल के साथ बगल में लिखिए शॉर्ट में, मेजर्ड इन एमएम ओनली, मेजर्ड इन एमएम ओनली, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन, मेजर्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन ओनली, ठीक है, एमएम ओनली। दूसरा में उसमें जाइए, मेजर्ड इन वर्टिकल प्लेन, measured in vertical plane other than mm, vertical plane other than mm, other than mm, ये मैंने बोला है आपसे, ठीक है। यानी आप अच्छे समझिए, बहुत आराम से समझिए, सब समझा दिया जाएगा, सुनेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपनी जो पुरानी नॉलेज को थोड़ा सा एक बार साइड में रखिए, सुने। दोनों झुकने का एंगल है ना, डिप का मतलब क्या, झुकने का एंगल। फिर बोले यार दो दो डिप क्यों बोल रहे हो? देखो ना, मुद्दा ये भी है कि तुमने मुझे झुकने का एंगल बताया कि सर मैंने डिप सर्कल लगा के झुकने का एंगल मेजर किया है, मैंने बोला कितना आया, तुमने बोला सर 30 आया है। तो 30 आया है तो वो डिप एंगल तो 30 हो गया। अब मैं उसको ट्रू डिप बोलूंगा कि एपरेंट बोलूंगा, ये मैं डिसाइड करूंगा कैसे? मैं पूछूंगा तुमने डिप एंगल कहाँ मेजर किया था। अगर तुमने बोला सर मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन में मेजर किया है, तो कहो या मत कहो, वो क्या रहेगा, रियल डिप रहेगा। और अगर तुमने कहा नहीं सर मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन में मेजर नहीं किया, मैं तो किसी दूसरे वर्टिकल प्लेन में मेजर कर दिया, अच्छा एमएम में नहीं कहते ना, किसी वो दूसरे वर्टिकल प्लेन में मेजर कर दिया, तो कहो या मत कहो, उसको क्या माना जाएगा, एपरेंट माना जाएगा। बड़ा आसान है ना। झुकने का एंगल अगर एमएम में नाप के लाए हो तो वो क्या है, रियल डिप। और एमएम को छोड़ करके किसी और में नाप के लाए हो तो उसको क्या माना जाएगा, एपरेंट डिप माना जाएगा। इधर आना जरा, जमीन, जमीन, वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्या ये है एमएम? चलो यूं लिखता हूँ, यूं, ये हो गया, ये एमएम हो गया। मुझे बताएंगे इस लोकेशन पे एमएम बहुत सारे होंगे कि एक ही होगा? इस लोकेशन पे एमएम एक ही होगा, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। और अगर एमएम होगा, एमएम अगर एक ही होगा तो बोलिए इस जगह पर रियल डिप तो एक ही आएगा ना। लेकिन इस जगह पर एमएम के अलावा अदर वर्टिकल प्लेन बहुत सारे हो सकते हैं, इससे 2 डिग्री पर, 5 डिग्री पर, 10 पर, 15, 20, 25, 30 डिग्री पर। तो अदर वर्टिकल प्लेन एक संभव है कि बहुत सारे संभव है? बहुत सारे। तो अदर वर्टिकल प्लेन में एपरेंट डिप एंगल तो क्या बहुत सारे संभव है? इसमें एपरेंट डिप अलग आएगा, इसमें अलग आएगा, इसमें अलग आएगा, इसमें अलग आएगा। तो क्या कहूं आपसे, अर्थ की किसी एक लोकेशन पर, क्योंकि एमएम सिंगल होता है इसलिए रियल डिप सिंगल होता है, और एपरेंट डिप सिंगल वैल्यू की मैनी वैल्यूज, मैनी वैल्यू, क्योंकि एमएम में तो आपके पास चॉइस नहीं, इस जगह पे एमएम तो एक ही है ना। जबकि अदर वर्टिकल प्लेन तो ये भी, ये हो सकता है 2 डिग्री बना के, 5 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री। क्या अदर वर्टिकल प्लेन बहुत सारे हो सकते हैं? तो हर वर्टिकल प्लेन में अपना अपना एपरेंट डिप आ जाएगा। फाइनल करें, बोलिए किसी एक लोकेशन पर रियल डिप कितने होते हैं, बहुत सारे की एक ही? जबकि एपरेंट डिप क्या बहुत सारे होंगे? यस, लिख सकते हैं आप लोग, एक पॉइंट बना के लिख लो। at any location, at any location, real dip is single value, real dip is single value, while apparent dip, apparent dip is, apparent dip are many values, apparent dip angles, many values in different vertical planes, in different vertical planes. क्या मेरी बात से सहमत है आप? किताब में ये भी क्वेश्चन है कि एक जगह पर कितने होते हैं वगैरह वगैरह, मैंने बोला। अब आप कह रहे हैं किसी भी जगह पर मुझे थीटा और थीटा डेस को कोरिलेट करना है, एक फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं आपके सामने। वो फोटो आप बाद में बनाएंगे, उसमें एंगल का बहुत लफड़ा है, ठीक है, आराम से सुने, सब समझ में आ जाएगा। सुने, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे रियल डिप और एपरेंट डिप में एक फॉर्मूला डेवलप करना है, वो कर रहा हूँ, ध्यान दें। ये आपका एमएम का वर्टिकल प्लेन, और ये देखिए पीछे, इसके पीछे एक और वर्टिकल प्लेन ले रहा हूँ, ये लीजिए। यस, क्या क्या विजुलाइजेशन हो रहा है? जैसे अपनी किताब को खोल के यूं रख दिया अपन ने, होता ना, जैसे टेबल पे बुक खोल के यूं रख दिया, खोलिए, क्या दोनों वर्टिकल प्लेन है? दोनों वर्टिकल प्लेन है। नोटिस करिए आगे वाला मैं अलग अलग कलर यूज कर रहा हूँ,
आगे वाला मैंने ब्लैक से बनाया है और पीछे वाला मैंने जानबूझ के ब्लू से बनाया है। बच्चों आगे वाला तो है मैग्नेटिक मेरिडियन का वर्टिकल प्लेन और पीछे वाला है कि अदर वर्टिकल प्लेन है। ये क्या हो गया, अदर वर्टिकल प्लेन। और अदर वर्टिकल प्लेन कहां पर है, क्या वो से अल्फा एंगल बनाते हुए है? अदर वर्टिकल प्लेन से कितनी दूर पे है, से अल्फा एंगल बनाते हुए है। अगर ये अल्फा की वैल्यू 5 हो जाए तो क्या वो जीएम हो जाएगा? अगर इसे अल्फा की वैल्यू 5 हो जाए तो वो जीएम हो जाएगा। तो मैं सिर्फ जीएम की बात नहीं करना चाह, मैं तो किसी भी अदर वर्टिकल प्लेन की बात करना चाह रहा हूँ, मैं तो ज्यादा वाइड बात करना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ 5 नहीं लिखा है, क्या मैंने यहाँ अल्फा लिखा है? अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 8 डिग्री, 25 डिग्री, 22 डिग्री, 28 डिग्री, कुछ भी हो सकती है। हाँ, अल्फा की वैल्यू अगर 11.5 होगी तो क्या वो जीएम हो जाएगा? नहीं, मैं सिर्फ जीएम नहीं, मैं तो किसी भी अदर वर्टिकल प्लेन की बात करना चाहता हूँ। अल्फा लिख दिया मैंने। अब सुनिए, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये किसका मेंबर है, आगे प्लेन का या पीछे प्लेन का? ये दोनों का, दोनों का है। तो मैं इस पॉइंट पर जो अर्थ का फील्ड होगा उसको एक बार तो आगे के प्लेन में एनालाइज कर रहा हूँ और उसी को एक बार मैं पीछे के प्लेन में एनालाइज करूंगा और वहां से हम लोग थीटा और थीटा डेश में फॉर्मूला लेकर के आएंगे। नजर टिका के रखें, पीछे वाला प्लेन देखना बंद करो, सिर्फ आगे वाले प्लेन पर नोटिस करें। आगे वाले प्लेन में कैसे एनालाइज करने जा रहा हूँ, नोटिस करिए। ये हो गया आपका बी, हो गया बी, झुकने का एंगल थीटा, इज दैट बी एच, इज दैट बी वर्टिकल? हो गया, बिल्कुल आराम से एनालाइज कर दिया मैंने, हो गया। अब आइए, क्योंकि ये पॉइंट पीछे वाले प्लेन का मेंबर भी है, तो अब यही पॉइंट का अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पीछे वाले प्लेन में एनालाइज करने जा रहा हूँ। डिफरेंस दिखाने के लिए पीछे वाले प्लेन में दो खास बातें करूंगा। पीछे वाले प्लेन की हर चीज को ब्लू कलर से दिखाऊंगा, साथ में हर चीज पे डैश लगा के दिखाऊंगा, हर चीज पे डैश लगाऊंगा। नोटिस करें, अब दिमाग में आगे वाला प्लेन देखना बंद करें, सिर्फ ब्लू वाले प्लेन पर नजर टिका के रखो, सब दिख जाएगा आप लोगों को। अगर आगे वाला प्लेन देखते रहेंगे तो उलझ के रह जाओगे। आगे वाला प्लेन देखो ही मत, है ही नहीं आगे वाला प्लेन, सिर्फ ब्लू प्लेन पर नजर रखें। और ये देखिए ब्लू प्लेन में, यस दिस विल बी पी डैश, झुकने का एंगल, यस शाबाश, कितना थीटा, थीटा डैश, थीटा डैश। इज इट पी एच डैश, इज इट बी वी डैश? आराम से देख लो, पीछे हर चीज मैंने क्या लिखी है, ब्लू कलर से लिखी है, साथ ही साथ क्या मैंने डैश भी लगा दिया, यस। तो आप देखो क्या हो गया, आगे वाले प्लेन में क्या हो गया, यहाँ पर सिंपल ये ब्लैक ब्लैक ब्लैक, और पीछे वाले प्लेन में क्या कर दिया, ब्लू ब्लू कर दिया। और आप नोटिस करिए, आगे वाले प्लेन में बी कितना झुका हुआ है, थीटा, और पीछे वाले प्लेन में बी डैश कितना झुका हुआ है, थीटा की थीटा डैश, थीटा डैश। मुझे बताएंगे थीटा क्या, रियल डिप या अपेरेंट डिप? रियल डिप, क्योंकि कहाँ झुक रहे हो, एमएम में झुक रहे हो तो कहो या मत कहो रियल है। और थीटा डैश में कहाँ झुक रहे हो, एमएम या अदर वर्टिकल प्लेन? तो फिर कहो या मत कहो, वो अपने आप ही क्या है, अपेरेंट डिप हो गया। तुमने मुझे बोला है कि यार इन दोनों का फॉर्मूला ले आओ, रिलेशन ले आओ, रिलेशन लाता हूं मैं। ओके, पीछे वाले प्लेन के लिए फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूँ, पीछे वाले प्लेन के लिए फॉर्मूला जरा संभालना, टेन थीटा डैश, क्या ये हो जाएगा? नोटिस करिए, दोनों प्लेन की वर्टिकल लाइन तो एक ही है ना, तो बोलिए बीवी डैश तो क्या हो जाएगा, क्या बीवी के बराबर हो जाएगा? यस। और दोनों की हॉरिजॉन्टल लाइन अलग है, आगे वाले प्लेन की हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही, पीछे वाले प्लेन की हॉरिजॉन्टल लाइन वो रही, और क्या दोनों की हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में अल्फा एंगल है? तो वो बी एच डैश और ये बी एच और अल्फा, तो बी एच डैश क्या हो गया, क्या बी एच कोस अल्फा हो रहा, विजुअलाइज हो रहा है? दोनों की ओरिएंटल लाइन ये रही, ये बी एच, ये बीच में अल्फा और ये बी एच डैश, तो बी एच डैश क्या हो गया, क्या बी एच कोस अल्फा? तो देखो ना, बी एच डैश को मैं क्या लिख रहा हूँ, बी एच कोस अल्फा लिख दिया, बी वी अपॉन बी एच, क्या टेन थीटा, कहाँ का, पीछे प्लेन का कि एमएम का? एमएम का, एमएम का बोला है ना आपने, मेरे पास फॉर्मूला तो है, टेन थीटा डैश बराबर टेन थीटा अपॉन कोस अल्फा। मुझे ये फॉर्मूला आपको सिखाना था, आप ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, फॉर्मूला याद करके भी काम हो जाएगा। यस, रियल डिप थीटा है, एपरेंट डिप थीटा डैश, और अल्फा क्या है, क्या अदर वर्टिकल प्लेन का मेरे एमएम से बनने वाला एंगल। तो मैंने इन तीनों में एक फॉर्मूला लाके आपको दे दिया है, फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, टेन थीटा डैश बराबर टेन थीटा अपॉन कॉस अल्फा। कैसे है मैंने बताने की कोशिश करी है, फॉर्मूला याद करके भी काम हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला पे विचार करना है हमें।
इस फॉर्मूला को लेकर के हमें बोलो, ये जो फॉर्मूला है इसके बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल बातें हम लोगों को करनी है, वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन इस फॉर्मूला को लेकर के न्यूमेरिकल बनना है। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन में क्या होगा, तीन एंगल का रिलेशन है ना एक्चुअली, तीन में से कोई भी दो एंगल हम आपको दे देंगे और तीसरा आपसे पूछेंगे। बस उसमें खास बात ये होगी, हम लिख के नहीं देंगे कि ये थीटा है कि ये थीटा डैश है, वो भाषा पढ़ के आपको खुद समझना है कि क्या दिया है और क्या पूछा है। उसके बाद सवाल में दम नहीं है, तीन एंगल में से दो दे देंगे, बोले तीसरा ले आ। एक सवाल लिखो जैसे, ताकि आइडिया रहेगा आपको इसका प्रोफाइल कैसे होता है ना, थोड़ा आइडिया लिखें कि deep circle is set, deep circle, deep angle नापने का मशीन, deep circle is set, deep circle is set, सर लिख दो 860 डिग्री, 860 डिग्री फ्रॉम mm, डिप सर्कल को कहाँ लगाया हुआ है, mm से 60 डिग्री, तो mm में लगाया कि अदर प्लेन में लगा दिया, अदर, एक मिनट क्या लिखा मैंने, 8 से 60 डिग्री फ्रॉम mm and deep angle is and deep angle is 30 डिग्री, 30 डिग्री। फाइंड ट्रू डिप, ट्रू डिप, रियल डिप को ट्रू डिप भी बोला, ट्रू या रियल या एक्चुअल। फाइंड ट्रू डिप। अब आराम से मेरे साथ भाषा पे ध्यान दें। डिप सर्कल क्या था, डिप एंगल नापने का मशीन था। आप डिप सर्कल को कहाँ पे सेट किए हो, एमएम में सेट किए हो कि एमएम से 60 डिग्री पे सेट किए हो, एमएम से 60, कुछ इशारा आ गया, तुम कहाँ नापने बैठे हो, एमएम में कि अदर में, तो ये 60 क्या हो गया, थीटा, थीटा डैश या अल्फा, हाँ थीटा डे, हाँ सॉरी 60 क्या हो गया, अल्फा। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप लोग, अल्फा कितना हो गया बेटे, 60 हो गया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, अल्फा 60 हो गया। और तुमने जहां अपनी मशीन लगाई थी वहां डिप एंगल कितना मिला, 30। ये 30 क्या रहा होगा, रियल के अपेरेंट, रियल के अपेरेंट, नहीं मैंने तो नहीं बोला, कैसे पता लगा, क्योंकि कहाँ नापा है आपने, एमएम में नाप रहे हो कि अदर में, अगर अदर में नापोगे तो मैं उसको हमेशा अपेरेंट ही बोलने वाला हूँ। तो निश्चित रूप से थीटा डैश कितना हो गया आपका, 30। और क्या ट्रू डीप यानी थीटा पूछा है आपने, सवाल में कुछ बचता नहीं, उसके बाद सिर्फ फॉर्मूला ही लगाना है। मेन चीज है कि इंटरप्रिटेशन सही होना चाहिए। जैसे मान लो अभी अल्फा आपने 60 बोला ना, मैं 60 को गलती से थीटा डैश समझ लेता या थीटा, तो सब गड़बड़ हो जाता। सही इंटरप्रिटेशन जरूरी है। ले लो आंसर, आ रहा है क्या, बोलूं, थीटा बराबर लिख देता हूं पूरा, 1030 बराबर 10 थीटा अपॉन क्या cos 60, तो 10 थीटा यू आर गेटिंग 1/2√3 ना, थीटा बराबर आ रहा है 10 इनवर्स 1/2√3, आ जाएगा। कितना सोल्व कर सकते हैं कर लीजिए। अगर बाई दी वे लैंग्वेज ही होती, अब लिखना मत, जैसे ऐसा वेरिएशन डाल के बोल रहा हूँ, लिखना मत। मैं बोलता डिप सर्कल इज सेट इन mm एंड डिप एंगल इज 30, डिप सर्कल इज सेट इन mm एंड डिप एंगल इज 30, कहाँ नाप रहे हैं, अदर में कि mm में, और ये 30 क्या हो जाता, क्या रियल डिप हो जाता, इस तरह ऐसा समझना है। तो सीधी सी बात है, डिप सर्कल क्या है, डिप एंगल नापने का मशीन है। मुद्दा ये कि तेने मशीन कहाँ लगाई, तेने मशीन एमएम में लगाई है तो तेरे को रियल डिप पकड़ में आएगा। तू कह रहा मैंने एमएम में नहीं लगाया, मैं तो किसी और जगह लगाई है, किसी और प्लेन में लगाई, तो फिर यार वो तो apparent। तो ये समझ में आना जरूरी है, इसलिए मैं बोला डिप सर्कल नाम याद करो। डिप सर्कल क्या होता है, डिप एंगल नापने का मशीन होता है। हमने इसके बारे में न्यूमेरिकल कर लिया है। इस फॉर्मूला से मुझे बहुत सारी बातें करनी है, इससे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकलने वाले हैं, अगले लेक्चर में देखेंगे। अगला भी पूरा लेक्चर ऑलमोस्ट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही जाएगा, अगला लेक्चर। थैंक यू। हम्म हम्म और हमेशा मैग्नेटिक फील्ड किस में एनालाइज करते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन में एनालाइज करते हैं। तो अगर आप किसी दूसरे प्लेन में जा रहे हो तो मेन चीज का कंपोनेंट लोगे ना। मेरी लैंग्वेज क्या थी, एट एनी लोकेशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज एनालाइज्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन ओनली। तो अगर आप दूसरे में जा रहे हो तो कंपोनेंट किसका लोगे, दूसरी चीज का कि मेन चीज का, मेन चीज का।